फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सेल्फ पंकज राठौड़ और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय। अच्छा, इससे पहले हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए। एक तो अपने राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं और जो अपने राजस्थान में जो जनपदों का उदय था, राजस्थान में कौन कौन से जनपद थे। और नेक्स्ट अपन ने आगे पढ़ा था कि राजस्थान में जो राजपूतों की उत्पत्ति के मतलब कौन कौन से मत थे, किसने मतलब अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया और राजपूतों को ब्राह्मण किसने माना, ये सारा अपन ने पढ़ लिया था। और हम जो ये बुक है अपने 10th क्लास की, ये वाली, ठीक है, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, इसको लाइन टू लाइन स्टडी कर रहे हैं और एक टोटल जो एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है वो सारे अपने बोर्ड पे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे कि गुहिल वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, इसके आसपास के पास का क्षेत्र था। कौन कौन सा? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ व प्रतापगढ़। ये जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? अपने मेवाड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? मेवाड़। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेवाड़ में कौन कौन सा एरिया आता है, तो स्पेशली ये तो अपने को पता है कि उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ तो आता ही है। प्रतापगढ़ का अपने को विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं कि गोइल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया था। इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गोइल के नाम से हुआ। अच्छा, ये जो गोइल वंश है, कौन सा? गोइल वंश। इस वंश ने कहाँ पे शासन किया था? वंश ने शासन किया था अपने कहाँ पे? मेवाड़ में। ठीक है, और इसका जो नामकरण है, नामकरण अपने जो गुहिल नाम का शासक था, गुहिल इनका पूर्वज था। ठीक है, इनके नाम गुहिल नाम के शासक के नाम से इसका नामकरण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि गोइल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित है। अबुल फजल ने इन्हें ईरान के शासक नौशेखों से संबंधित बताया। अच्छा, इसमें जो मत हैं, विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो मत में जो अपने अबुल फजल है, कौन है? अबुल फजल, जो अकबर का समकालीन था, अबुल फजल। इसने गुहिलों को मतलब किसका वंशज बताया था? गुहिलों को ईरान के नौशेखों का वंशज किसने बताया था अपने इनको? अबुल फजल ने। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो अपने मेवाड़ में किस वंश का शासन था, तो गोइल वंश का शासन था। और अबुल फजल ने इनको मतलब किसका वंशज बताया था? तो ईरान के नौशेखों से संबंधित बताया था। कर्नल टॉड ने इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित माना है। अच्छा, नेक्स्ट मत किसका है? कर्नल टॉड, जिसे अपन इतिहास में घोड़े वाला बाबा और राजस्थान के इतिहास लेखन का जो पितामह है ना, कर्नल जेम्स टॉड। इन्होंने क्या बताया इनको? वल्लभी के शासकों से संबंधित है ना, वल्लभी के शासकों से संबंधित किसने बताया था? कर्नल टॉड ने। किसको बताया था? मेवाड़ के गुहिल वंश को। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं अपने ये नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा। ठीक है, मुहूर्णोत नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा। मुहूर्णोत नैन्सी वे कौन? गोपीनाथ शर्मा। अच्छा, गोपीनाथ शर्मा। ये नैन्सी का आपको याद रखना है। और शर्मा तो वैसे क्या कौन होते हैं? ब्राह्मण होते हैं। तो इन्होंने ये जो मेवाड़ के शासक है, इनको कौन से वंश से संबंधित बताया? ब्राह्मण वंशी। क्या बताया था? ब्राह्मण वंशी। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 566 ईस्वी के लगभग गोहिल ने अपना शासन स्थापित किया था। और गोहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन हुआ था? बप्पा रावल। ठीक है, एक बार इसको चलो यहाँ पे एक बार इसको आप नोट डाउन कर लो, देन अपन आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मिटा देते हैं एक बार इसको। ये अपने जो कर्नल टॉड है, इन्होंने क्या बताया था इनको? वल्लभी के शासक से संबंधित बताया था। ठीक है, और अपने ये वापस
नेक्स्ट अपन आगे कंटिन्यू करते हैं कि इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा किसने, इतिहासकार है अपने, इतिहासकार कौन है, गौरी शंकर, गौरी है और शंकर, हीराचंद ओझा, हीराचंद ओझा। इन्होंने क्या बताया था इनको, जो अपने गोइल है, गोइलों का जो इनका मानना था कि 566 ईस्वी के लगभग गोइल ने अपना शासन मेवाड़ में स्थापित किया। इनके अनुसार जो गोइल नाम का शासक था, कौन था, गोहिल, गोहिल ने मेवाड़ में शासन की स्थापना कब करी थी, 566 ईस्वी में, ठीक है। और इनका जो मतलब प्रतापी शासक था, मेवाड़ का प्रतापी शासक, किसके अनुसार, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन था, अपने बप्पा, या फिर इनको क्या कहते हैं अपन, बप्पा रावल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन आगे कंटिन्यू करेंगे कि बप्पा रावल का शासनकाल कब से कब तक था, 736 से लेकर 753, ठीक है। इनका शासनकाल था अपने 736 से लेकर 753 ईस्वी तक, ठीक है। किसका शासनकाल था, बप्पा रावल का। बप्पा रावल के बारे में पढ़ते हैं कि राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को पराजित किया था। अच्छा, किसके अनुसार, राज प्रशस्ति, ठीक है। राज प्रशस्ति के अनुसार जो ये अपने कौन थे, बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में अपने चित्तौड़ के शासक थे कौन, मानमोरी, चित्तौड़ के शासक मानमोरी को पराजित किया। किसको, मानमोरी को पराजित किया। और यहाँ पे अपने जो ये गोइल वंश की नींव डाली थी, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। और बप्पा की राजधानी कौन सी थी, नागदा, पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, ठीक है। कहाँ पे अधिकार कर लिया इसने, चित्तौड़ पर अधिकार किसने किया था, बप्पा रावल ने, ठीक है। अच्छा, ये इनकी राजधानी थी अपने बप्पा रावल की, बप्पा रावल कह दो या चित्तौड़ की कह दो, बप्पा रावल की राजधानी, इनकी राजधानी कौन सी थी, नागदा, जो वर्तमान में कहाँ पे, अपने नागदा उदयपुर में, ठीक है, नागदा उदयपुर। ये किसकी राजधानी थी, अपने बप्पा रावल के समय अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी तो नागदा थी, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं कि बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी मंदिर का निर्माण भी करवाया था। अच्छा, इन्होंने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया, इन्होंने एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बप्पा रावल ने। किसने करवाया, बप्पा रावल ने। कहाँ पे ये मंदिर, अपने कैलाशपुरी के अंदर, कहाँ पे, कैलाशपुरी। अच्छा, इनको क्या कहते हैं, लकुलिश जी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लकुलिश जी। और कहाँ पे बनवाया था, कैलाशपुरी में। कहाँ पे बनवाया था मंदिर, कैलाशपुरी में, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से आई होप समझ में आ गया होगा कि गोइल वंश के अंदर जो अपनी ये इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा थे, इन्होंने मतलब बताया था कि मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन था, बप्पा रावल, जिसका शासनकाल 736 से 753 ईस्वी तक है। और राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल ने 734 में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को पराजित किया था। देन और इनकी राजधानी थी अपने नागदा। और इन्होंने अपने एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था, कहाँ पे, लकुलिश जी, जो मतलब एकलिंग जी को लकुलिश जी भी कहते हैं। और कहाँ बनाया था, कैलाशपुरी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो, देन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट। मैं आपको लाइन टू लाइन स्टडी करवाऊंगा पूरी बुक की, मतलब एक भी ऐसा फैक्ट नहीं होगा जिसे अपन छोड़ेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड सारे फैक्ट कवर किए जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि
एकलिंग जी गोहिल वंश के कुल देवता थे। ठीक है, ये जो एकलिंग जी का मंदिर है कहाँ पे बना था? कैलाशपुरी उदयपुर। ठीक है, एकलिंग जी अपने जो गोहिल वंश के क्या थे? ये गोहिल वंश के कुल देवता थे। गोहिल वंश के कुल देवता, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गोहिल वंश के कुल देवता कौन थे, तो अपने एकलिंग जी, जिनका मंदिर अपने कैलाशपुरी उदयपुर में। कहाँ मंदिर? कहाँ इनका मंदिर है? कैलाशपुरी। मतलब ये किसके? कैलाशपुरी। अच्छा, एकलिंग जी, इनको लकुलिश जी भी कहते हैं। ठीक है, कैलाशपुरी उदयपुर। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार जो बप्पा शासक थे, बप्पा रावल, ठीक है, शासनकाल इनका 734 से 753। ठीक है, इनका वास्तविक नाम क्या था? कालभोज इनका वास्तविक नाम था। किसके अनुसार? इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि बप्पा की जो मतलब बप्पा कालभोज की उपाधि थी, और वीर विनोद के रचनाकार कविराज श्यामलदास ने लिखा है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु एक खिताब था। ठीक है, तो बप्पा कालभोज की उपाधि थी। ठीक है, जो बप्पा है ये क्या थी? कालभोज की उपाधि। यानी अपन ये जो पढ़ रहे हैं बप्पा रावल, ये इनका वास्तविक नाम कालभोज था, और बप्पा क्या थी इनकी? बप्पा क्या थी? उपाधि थी। किसकी थी? कालभोज की। ठीक है, और अपने जो वीर विनोद है, वीर विनोद के रचनाकार कविराज श्यामलदास। अगर आपसे पूछ लिया जाए वीर विनोद के रचनाकार कौन है? कविराज श्यामलदास। कविराज श्यामलदास। ठीक है, तो इन्होंने इसमें बताया है कि जो अपने बप्पा किसी राजा का नाम नहीं था अपितु एक खिताब था। इन्होंने क्या बताया? इसमें बताया है कि बप्पा क्या था? कोई नाम नहीं था, अपितु क्या थी? ये एक उपाधि थी। ठीक है, जो अपने कालभोज को मिली हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे कंटिन्यू करेंगे कि ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मानमोरी के यहाँ सेवा में था। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उनसे मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की। ठीक है, तो क्या माना जाता है कि जो बप्पा रावल है, ये बप्पा या अपन कालभोज है, बप्पा या कालभोज, ये क्या अपने जो चित्तौड़ के शासक थे, कौन थे? मानमोरी। चित्तौड़ के शासक कौन थे? मानमोरी की सेवा करते थे। ठीक है, सेवा करते थे। लेकिन जब विदेशी आक्रमण हुआ, आक्रमण के समय शत्रुओं से लड़ने की चुनौती किसने स्वीकार करी? शत्रुओं से लड़ने की चुनौती अपने कालभोज ने स्वीकार करी। किसने स्वीकार करी? कालभोज ने। ठीक है, कालभोज ने स्वीकार करी और उनसे मुकाबले स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। अच्छा, चुनौती स्वीकार करी और उन्हें सिंध कहाँ है? अपने सिंध अफगानिस्तान वाला एरिया है, सिंध तक खदेड़ दिया। किसने खदेड़ा? बप्पा रावल ने, जिनका वास्तविक नाम कालभोज। कौन कहते हैं? इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, और सीवी वैद्य इनकी तुलना चार्ल्स मार्टिल, फ्रांसीसी सेनापति जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था,
उनसे करते हैं। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं, एक बार यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। गौरीशंक एकलिंग जी गोहिल वंश के कुल देवता थे। मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल का शासनकाल ये 734 से 53 के अंदर, और वास्तविक नाम इनका क्या है, इनके अनुसार कालभोज है। अच्छा, अपने जो वीर विनोद है उसके रचनाकार है कविराज श्यामल दास, वो भी कहते हैं कि बप्पा क्या थी, एक उपाधि थी, ठीक है, और बप्पा कोई नाम नहीं था। चित्तौड़ के शासक बप्पा रावल क्या मतलब चित्तौड़ के शासक मानमोरी की सेवा करते थे, और जब विदेशी आक्रमण हुआ तो उनसे लड़ने की चुनौती किसने स्वीकार करी, बप्पा रावल ने, ठीक है। और उन्होंने क्या करा, उनको जो ये मुस्लिम आक्रांता थे इनको अपने सिंध तक खदेड़ दिया था, ठीक है। और एक बार इसको मिटा देते हैं, आगे देन आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो अपने इतिहासकार है, इतिहासकार सीवी वैद्य, इन्होंने कहा था कि जो अच्छा इन्होंने बप्पा रावल की तुलना किससे करी, चार्ल्स मार्टिन ने, ठीक है। किससे करी थी, चार्ल्स मार्टिन। ठीक है, चार्ल्स मार्टिन से करी। अच्छा, ये क्या थे चार्ल्स मार्टिन, ये क्या एक फ्रांसीसी सेनापति थे, फ्रांसीसी सेनापति, जिन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम यूरोप में जो मुस्लिम आक्रांता थे, कौन थे, मुस्लिम आक्रांता, इनको परास्त किया था, इनको क्या किया था, परास्त किया था। तो ये जो अपने सीवी वैद्य है, इन्होंने किसकी तुलना चार्ल्स मार्टिन से की थी, तो बप्पा रावल की तुलना की थी, क्योंकि इनके अनुसार जो बप्पा रावल थे, इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम जो अपने अरबों का आक्रमण हुआ था मुस्लिमों का, तो उनको सिंध तक किसने खदेड़ा था, अपने बप्पा रावल ने। नेक्स्ट है अपने जैत्र सिंह, ठीक है। तो यहाँ तक अपने बप्पा रावल का कंप्लीट होता है। एक बार आपको पूरा रिवाइज करवा देता हूँ कि राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया था, और बप्पा की इनकी राजधानी नागदा थी। बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था, ठीक है। और ठीक है, देन एकलिंग जी गोहिल वंश के क्या थे, कुल देवता थे। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम क्या था, कालभोज था, ठीक है। और नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं कि जैत्र सिंह का शासनकाल कब से कब तक था, 1213 से 1253, ठीक है। नेक्स्ट है अपने बप्पा रावल के बाद जैत्र सिंह, ठीक है। इनका शासनकाल कब है, 1213 है ना, 1213 से 1253, कब से कब तक है, 1253 तक, ठीक है। जैत्र सिंह का शासनकाल 1213 से 1253। गोइलों के ही वंशज थे, और परमारों से चित्तौड़ छीनकर इन्होंने चित्तौड़ को राजधानी बनाया। अच्छा, ये भी गोहिल वंशज थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, परमारों पर, ये जो परमार थे, परमारों को हराकर चित्तौड़ को राजधानी बनाया, ठीक है। चित्तौड़ को राजधानी बनाया। और क्या किया इन्होंने, 1227 के अंदर एक युद्ध हुआ था, भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध, भूताला का युद्ध। किनके बीच में, जो दिल्ली के सुल्तान थे, दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान कौन थे, इल्तुतमिश को पराजित किया। किसने किया, जैत्र सिंह ने। कब किया था, 1227 के अंदर। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि अच्छा, इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है, जयसिंह सूरी की हमीर मदमर्दन, है ना। इसका जो वर्णन है 1227 वाला जो युद्ध है अपने, कौन सा, भूताला का युद्ध, इसका वर्णन कहाँ मिलता है,
जयसिंह सूरी, जयसिंह सूरीकृत, यानी जयसिंह सूरी ने लिखा था कौन सा? हमीर मद मर्दन, हमीर मद मर्दन। ठीक है, जयसिंह सूरी, इसमें इसका क्या मिलता है? वर्णन मिलता है किसका? भूतालय का युद्ध के अंदर जो अपने जयद्र सिंह थे, इन्होंने किसको हराया था? अपने इल्तुतमिश को हराया था। ठीक है, इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। अच्छा, इस ग्रंथ में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से ग्रंथ में ये जो इल्तुतमिश है इसको हमीर कहा गया है, तो इसमें इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश को क्या कहा गया? हमीर कहा है। क्या कहा है? हमीर। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं कि अच्छा, ये भूताला का युद्ध हो गया, इसकी जानकारी हमें हमीर मद मर्दन से मिलती है, जिसके रचयिता कौन थे? अपने जयसिंह सूरी। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं कि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जयद्र सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा कौन था? जयद्र सिंह था। किसने लिखा है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। एक बार इसको मिटा देता हूँ, देन आगे कंटिन्यू करेंगे। हमीर मद मर्दन के रचयिता कौन थे? कौन थे? जयसिंह सूरी। ठीक है, अच्छा, ये अपने किसने लिखा है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इसने क्या लिखा है कि अपने जो दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय, दिल्ली में कौन सा वंश था? दिल्ली में गुलाम वंश, गुलाम वंश के समकालीन सबसे प्रतापी शासक, सबसे प्रतापी व बलवान शासक कौन था? चित्तौड़ के अंदर, चित्तौड़ में जयद्र सिंह। कौन था? जयद्र सिंह था। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की है। ये कथन किसका है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा का। क्या कथन है कि अच्छा, इनकी जो वीरता है, इनकी वीरता की प्रशंसा किसने की है? विरोधियों ने भी की है। जो दुश्मन होते हैं ना, उन्होंने भी अपने जयसिंह की विरोधियों की, ये सॉरी, जयद्र सिंह की प्रशंसा की है, विरोधियों ने भी की है। ठीक है, अपन ये जो बुक है उसको लाइन टू लाइन स्टडी कर रहे हैं और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारे बोर्ड पे नोट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। इनके बाद है आगे अपने रतन सिंह, जिनका शासन काल है 1302 से 1303। ठीक है, इनका 1213 से, याद रख लेना, जयद्र सिंह 1213 से 1253। ठीक है, और 734 से 753 अपने कौन थे? बप्पा रावल। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि कौन थे अपने रतन सिंह, है ना। तो रतन सिंह का शासनकाल है 1213, सॉरी, ये 1302 से 1303। ठीक है, नेक्स्ट कौन है? रतन सिंह। जो मेवाड़ में जो मुख्य राजा थे ना, उनका अपन स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, 1300 कब से कब तक है इनका शासनकाल? 1302 से 1303, मतलब बहुत कम शासनकाल है ना, 1302 से 1303। ठीक है, इनके बारे में स्टडी करते हैं कि रावल रतन सिंह को 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। अच्छा, इनको किसका सामना करना पड़ा? 1303 में जो दिल्ली का सुल्तान था, दिल्ली का सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, AK-47, है ना। अलाउद्दीन खिलजी, इसको अपन शॉर्ट में AK भी लिख सकते हैं ना। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, के आक्रमण का सामना करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं कि इनके समय और क्या हुआ था जिसका कारण
कारण क्या था? अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ के सैनिक व व्यापारिक उपयोगिता। जिसका कारण क्या था? अच्छा, एक ने यहाँ पे अटैक किया था, ठीक है। अटैक का रीजन क्या था? अटैक का कारण था कि ये जो एक है इसकी साम्राज्यवादी, यानी अपने साम्राज्य को बढ़ाना, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, ठीक है, महत्वाकांक्षा नीति। और क्या था कि जो चित्तौड़ है अपने, चित्तौड़ व्यापारिक मार्ग के बीच में आता था, तो व्यापारिक उपयोगिता, ये क्या जो अपने एके ने यहाँ पे आक्रमण किया था इसका कारण था, ठीक है। और 1540 के अंदर मलिक मोहम्मद जायसी, 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपना ग्रंथ लिखा था, मलिक मोहम्मद जायसी का जो ग्रंथ है पद्मावत, ठीक है। पद्मावत में इन्होंने कहा था, क्या कहा था? पद्मावत में बताया कि क्या बताया कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी थी, ठीक है। ये किसने बताया? 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या बताया कि जो अपने अलाउद्दीन खिलजी है इसके आक्रमण का मुख्य कारण क्या है? जो अपने रावल रतन सिंह की पत्नी कौन थी? रानी पद्मिनी थी। इसके पीछे एक स्टोरी है कि मतलब ये जो रानी पद्मिनी की सुंदरता पर मोहित हो गया था, ये ऐसा रीजन, ठीक है। तो अपने को सीधा एग्जाम ओरिएंटेड कि 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने ये कारण बताया था, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं कि डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं, ठीक है। और इनका समर्थन कौन करते हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा इसका समर्थन करते हैं, ठीक है। और इनके बारे में वो स्टोरी है कि ये अगर पानी भी पीते थे तो इनके मतलब इतनी सुंदर इतनी थी ये रानी कि कंठ से पानी भी ऐसे मतलब उतरता हुआ दिखता था, ठीक है। और ये कहाँ की मतलब रानी थी अपने पद्मिनी, तो ये अपने रानी तो अपने चित्तौड़ की थी, और राजकुमारी थी कहाँ की? श्रीलंका की, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन अपन नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एक बार मिटा देता हूँ इसको। क्या पढ़ रहे हैं अपन? रावल रतन सिंह, ठीक है। सॉरी, हाँ। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह और उसके सेनापति गोराय और बादल वीरगति को प्राप्त हुए तथा रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ क्या कर लिया? जौहर कर लिया। तो 1303 में क्या हुआ था? 1303 में अटैक किया था। अटैक किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। तो ये जो रावल रतन सिंह है, रावल रतन सिंह, और इनके जो सेनापति थे कौन? सेनापति कौन थे? गोरावे बादल, ठीक है। ये क्या हो गए? वीरगति को प्राप्त हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए, ठीक है। और जो रानी पद्मिनी थी, रानी पद्मिनी, इन्होंने 1600 रानियों के साथ क्या कर दिया? जौहर कर लिया। जौहर का मतलब क्या होता है? अग्नि स्नान, या फिर आप कह दो कि इन्होंने अपनी पवित्रता को बचाए रखने के लिए क्या कर दिया? स्वयं को अपनी आहुति, स्वयं की आहुति अग्नि को दे दी, ठीक है। मतलब जिंदा आग में कूद गई थी ये रानियां, ठीक है।
नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि अच्छा ये हो गया। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भी था। अच्छा ये जो युद्ध हुआ था 1303 का, ये जो युद्ध हुआ था, ठीक है, इसमें जो अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन कौन था? अमीर खुसरो। यानी ये जो चित्तौड़ का जो युद्ध था इसका आंखों देखा वर्णन किसने किया है? अमीर खुसरो ने करा, ठीक है। अमीर खुसरो इनकी बुक है कौन सी? ये मिफ्ता, इनकी बुक है मिफ्ता उल फतू और खजाइन उल फतू, है ना, खजाइन उल फतू। इसमें ये जो चित्तौड़ का युद्ध है इसका आंखों देखा वर्णन किया है, ठीक है। आंखों देखा वर्णन किसने करा है? अमीर खुसरो ने, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि अमीर खुसरो भी था, इन्होंने खजाइनुल फतू में इस आक्रमण का वर्णन किया है और इसने अपने ग्रंथ, ठीक है, ये हो गया। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया। अच्छा क्या हुआ था कि रावल रतन सिंह तो अपने युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और रानी पद्मिनी ने क्या कर दिया? जौहर कर लिया। और इस युद्ध में विजयी कौन हुआ था? अपने विजयी कौन हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी। और इसका पुत्र था कौन? खिज्र खां। कौन था? खिज्र खां, ठीक है। तो खिज्र खां के नाम पर इस खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर दिया और इसका नाम ही चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया? खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया? खिजराबाद। क्या कर लिया? खिजराबाद, ठीक है। और इसको क्या कर दिया? यहाँ चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर दिया। क्या कर दिया? प्रशासक, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये जो रतन सिंह है मेवाड़ के गोइल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। जो अपने ये जो रतन सिंह थे, है ना, रतन सिंह मेवाड़ की रावल शाखा, सॉरी मेवाड़ की, जो अपने मेवाड़ का गोहिल वंश है ना, मेवाड़ का कौन सा वंश है? गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। रतन सिंह 1302 से 1303 का शासनकाल, इसके समय दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। इन्होंने मतलब ये जो अपने वीर, ये क्या, ठीक है, काटिए रहे थे कि ये जो राणा हमीर थे, राणा हमीर को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक। अच्छा उद्धारक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब 1303 का आक्रमण हुआ था उसके बाद वापस जो मेवाड़ की गुइल शाखा थी, गुइलों का ही मतलब एक तो सिसोदिया एक रावल शाखा है ना, तो गुइल शासकों के अंदर वापस ये जो अपने सिसोदिया ठिकाने जाते राणा हमीर, इन्होंने क्या करा? चित्तौड़ पर पुनः अधिकार किया था। क्या किया था? चित्तौड़ पर पुनः अधिकार। कब किया था अधिकार? 1326 में। कब किया था? 1326 में। इस कारण इनको क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं कि राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन यानी विकट आक्रमणों में सिंह के समान की संज्ञा भी दी गई है। किसमें दी गई है? राणा कुंभा द्वारा। जो राणा कुंभा की कौन सी प्रशस्ति थी? राणा कुंभा की जो राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कौन सी? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हमीर, इसको राणा हमीर को क्या कहा गया है? विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन क्या मतलब होता है इसका? कि विकट परिस्थितियों में
परिस्थितियों में सिंह के समान। किसको माना है? सिंह के समान यानी शेर के समान। किसको माना है? राणा हमीर को। किसमें माना है? जो अपने कुंभकालीन कौन सी थी? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि इन्होंने अपने जो सिंगोली का युद्ध हुआ था, तो सिंगोली के युद्ध में बांसवाड़ा के अंदर तो मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया था। ठीक है, एक युद्ध हुआ था सिंगोली का युद्ध, सिंगोली का युद्ध। इसमें क्या करा? मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक को क्या करा? पराजित किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये जो सिंगोली का युद्ध किया था, पराजित किया था, और ये युद्ध कहाँ पे हुआ था? अपने बांसवाड़ा के अंदर। कौन से वाड़ा के अंदर? बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। राणा हमीर सिसोदा ठिकाने का ठिकानेदार था। इनके बाद जो मतलब मेवाड़ के शासक क्या कहलाए? सिसोदिया कहलाए। इनके दादाजी थे कौन? लक्ष्मण सिंह जी। और इन लक्ष्मण सिंह जी के जो पुत्र थे 1303 के जो शाखा हुआ था चित्तौड़ का, उसके अंदर वीरगति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट अपन आगे ये मतलब इनको क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। रीजन ये उद्धारक कहने का कि इन्होंने क्या चित्तौड़ को वापस विजिट किया था। ठीक है, और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हमीर को क्या कहा गया है? विषम घाटी पंचानन यानी विकट परिस्थितियों में सिंह के समान। और हमीर में जो सिंगोली का युद्ध हुआ था तो राणा हमीर और किसके बीच हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के बीच। तो इसमें क्या करा? मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया था इसमें राणा हमीर ने। ठीक है, नेक्स्ट है अपने महाराणा लाखा। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्लास अगर अच्छी लगे, मेहनत अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड एक प्यारा सा कमेंट, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकूं। ठीक है, नेक्स्ट है अपने महाराणा लाखा, जो 1382 से लेकर 1421 तक इनका शासनकाल था। ठीक है, महाराणा लाखा कब से कब तक है इनका शासनकाल? 1382 से 1421। 1382 से कब है? 1421 तक। ठीक है, अच्छा इनको मतलब मेवाड़ का लकी शासक भी कहा जाता है। 1382 में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था। अच्छा, ये शासक कब बने महाराणा लाखा? 1382 में क्या बने? शासक बने। ठीक है, अच्छा जो इनका विवाह था मारवाड़ की रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था। ठीक है, इनका जो पुत्र था कौन था? राणा चुंडा का विवाह, ये कौन था? राणा चुंडा क्या था? पुत्र था इनका। क्या था? पुत्र था। तो पुत्र राणा चुंडा का विवाह। मारवाड़ का शासक था उनके समय कौन था? रणमल। मारवाड़ का शासक कौन था? रणमल। और रणमल की बहन थी हंसाबाई, इनकी बहन थी हंसाबाई। इनके साथ विवाह होना था। विवाह किसका तय था? अपने कौन है? राणा चुंडा है ना, चुंडा के साथ विवाह तय था। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि इनका जो ये हंसाबाई का विवाह किससे हो जाता? राणा लाखा से। ठीक है, तय था, मगर परिस्थिति बस यह विवाह किसके साथ हो गया? लाखा के साथ हुआ। ठीक है, मतलब ऐसी परिस्थिति आई थी कि जैसे ये मेवाड़ का जो रणमल था, रणमल अपनी बहन का रिश्ता लेके आया था, तब जैसे दरबार के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिससे ये जो हंसाबाई है, हंसाबाई का विवाह किसके साथ हो गया? महाराणा लाखा के साथ। ठीक है, यानी विवाह पुत्र के साथ होना था, पर पुत्र की जगह किसके साथ हो गया? पिता के साथ।
तब ये जो अपने रणमल ने एक शर्त रखी थी, ठीक है, जिससे लाखा के योग्य पुत्र चुंडा को राज्य संपन्न हो गया। इस विवाह के साथ ये शर्त थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही होगा। अच्छा, रणमल ने क्या शर्त रखी थी? रणमल ने शर्त रखी थी, क्या शर्त थी इसकी? कि जो मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा, मेवाड़ का उत्तराधिकारी कौन होगा? अपने जो हंसाबाई है, हंसाबाई का पुत्र होगा। ये शर्त किसने रखी थी? अपने रणमल ने। स्टोरी ये है कि जब ये रिश्ता लेके आया था तब दरबार में कुछ ऐसा बोला कि भाई मैं तो बुजुर्ग हूँ, बुढ़ा हो चुका हूँ, तो अब मुझसे कौन विवाह करेगा? तो फिर रणमल ने बोला था कि विवाह तो हंसाबाई का आपके साथ भी हो जाएगा, पर उसके पीछे शर्त ये है हमारी कि जो हंसाबाई से उत्पन्न जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का शासक बनेगा, ना कि कौन बनेगा? आपका राणा चुंडा। तो ये कंडीशन किसने रखी थी? अपने रणमल ने, जिससे लाखा के योग्य पुत्र चुंडा को राज्य अधिकार से वंचित होना पड़ा। कंडीशन ये रख ली और उनका विवाह, ये जो महाराणा लाखा का विवाह किससे हो गया? हंसाबाई से। विवाह किससे हो गया? हंसाबाई से। इससे क्या हुआ? जो अपने ये राणा चुंडा थे, राणा चुंडा, इनको जो राज्य का अधिकार था, मतलब राजे ही बनने वाले थे, इनका राज्य, इन्हें मतलब क्या हो गया? इनका राज्य अधिकार छिन गया। और इसके पीछे ये रीजन था कि जब इसने रणबल ने ये कंडीशन रखी थी इसके सामने, महाराणा लाखा के सामने, तब ये टेंशन में आ गए थे। तब ये जो अपने कौन है? राणा चुंडा ने अपने पिता की खुशी के लिए, अपने पिता की खुशी के लिए राजगद्दी पर अपना अधिकार छोड़ दिया। ठीक है, अधिकार छोड़ दिया। स्टोरी तो काफी लंबी है, नॉर्मली आपको समझ में आ गई होगी कि पुत्र ने पिता के लिए अपनी मतलब राजगद्दी से अधिकार छोड़ दिया और हंसाबाई का विवाह किसके साथ हो गया? महाराणा लाखा के साथ। ठीक है, और इसी कारण ये जो अपने राणा लाखा है, इनको क्या कहते हैं? मेवाड़ का भीष्म पितामह। क्या कहा जाता है इनको? मेवाड़ का भीष्म पितामह। क्योंकि ऐसी ही कंडीशन अपने महाभारत के समय जो पितामह भीष्म थे उनके सामने भी थी, तो उन्होंने भी अपने पिता के लिए राजगद्दी का अधिकार था वो छोड़ दिया और फिर मतलब वो ओनली सेवारत ही थे वहाँ पे, है ना। तो नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं। अच्छा, ये हो गया। और वापस इनको क्या मेवाड़ का लक्की शासक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ का लक्की शासक। क्यों कहते हैं लक्की शासक? एक तो भाई उम्र काफी अच्छी खासी हो रखी थी इनकी, 60 70 80 पता नहीं जितनी भी थी। तो उस उम्र में क्या विवाह हो गया। ठीक है, विवाह होना। अच्छा, इनके शासन काल में क्या हुआ था? शासन काल में मेवाड़ में चांदी की खान, मेवाड़ में क्या मिली थी? चांदी मिली थी। ठीक है, चांदी की खान मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। चांदी की, अच्छा, राणा लाखा के समय जावर माइंस से चांदी व शीशा बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा था। क्या क्या निकलने लगा? चांदी की खान से क्या निकलने लगा? चांदी के साथ साथ शीशा, और क्या मिला था? शीशा के साथ में अपने जस्ता भी था। ठीक है, माइंस कौन सी थी? जावर माइंस। चलो एक बार आगे नोट डाउन कर लेते हैं, इसको मिला ही लेते हैं, ये यहाँ पे लिख देते हैं ना कि लाखा के समय मेवाड़ में कौन सी माइंस का उदय हुआ? मेवाड़ में जावर माइंस। जावर माइंस से क्या मिला था? एक तो चांदी मिली प्लस शीशा अधिक मात्रा में मिला था। ठीक है, अधिक मात्रा में।
आई होप आपको ये महाराणा लाखा अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, फिर इनका शासनकाल था 1382 से लेकर 1421 तक। ठीक है, और ये रणमल की कंडीशन थी जिसको फॉलो किया था अपन, ये अपने राणा चुंडा ने। इनको क्या कहा गया, मेवाड़ का भीष्म पितामह। ठीक है, और इनके समय अपने मेवाड़ में जो ये जावर माइंस का उदय हुआ था। ठीक है, इसके आगे अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे महाराणा मोकल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अपने महाराणा मोकल, है ना। महाराणा मोकल कौन थे, हंसाबाई के पुत्र। क्योंकि जो राणा चुंडा थे उनको तो राजगद्दी से वंचित कर ही दिया। इन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि भाई मैं आजीवन भाई क्या करूंगा, मेवाड़ में सेवारत तो रहूंगा पर अपने राजगद्दी से अपना अधिकार छोड़ता हूँ। इसके लिए छोड़ा था इन्होंने, महाराणा लाखा के लिए। तो नेक्स्ट है अपने महाराणा मोकल। कौन है महाराणा मोकल। ठीक है, तो महाराणा जो लाखा था उनका कार्यकाल तो ये अपने 82 से लेके 21 तक था, और 1421 से वापस कब है, 1421 से कब तक है, 1433 तक इनका कार्यकाल है, शासनकाल है मतलब अपने ये महाराणा मोकल। ठीक है, तो महाराणा मोकल लाखा व हंसाबाई का पुत्र था। 1421 में जब मोकल शासक बना तो अल्पायु होने के कारण चुंडा ने उसके संरक्षक के रूप में कार्य किया था। ठीक है, 1421 में। अच्छा, ये कौन था भाई महाराणा मोकल, तो हंसाबाई वे महाराणा लाखा का पुत्र, महाराणा लाखा का पुत्र था। ठीक है, और ये अल्पायु में शासक बना, इनकी उम्र कम थी, अल्पायु में शासक बने। तो क्या हुआ कि अपने जो राणा चुंडा थे, कौन थे, राणा चुंडा, ये भी किनके पुत्र, ये पुत्र है अपने किसके, महाराणा लाखा के, है ना, लाखा के पुत्र राणा चुंडा ने मोकल के संरक्षक के रूप में कार्य किया, ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं कि जब चुंडा को लगा कि मोकल की माता हंसाबाई उस पर संदेह करती है तो वे मेवाड़ छोड़कर कहाँ चले गए, मांडू चले गए। हंसाबाई को डाउट था क्योंकि जो रियल में जो उत्तराधिकारी था वो कौन था, ये राणा चुंडा थे। तो हंसाबाई को ऐसा लगा कि हो सकता है कि ये जो राणा चुंडा है ये मेरे बेटे को मतलब कहीं अपने रास्ते से हटा ना दे और खुद शासक ना बन जाए। तो जब राणा चुंडा को पता चला, इनको पता चला कि जो हंसाबाई को इन पर संदेह इनको ऐसा लगा तो ये क्या मेवाड़ छोड़कर कहाँ चले गए, मेवाड़ छोड़कर मांडू चले गए। कहाँ चले गए, मांडू। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं कि मांडू चले गए और 1433 में मोकल की जिलवाड़ा में चाचा व मेरा ने मेहपा पवार के साथ मिलकर हत्या कर दी। ठीक है, 1433 के अंदर क्या हुआ था कि मोकल की जिलवाड़ा में जो ये महाराणा मोकल की हत्या कहाँ की थी, जिलवाड़ा में। इसने की थी चाचा वे मेरा के साथ मिलकर, इसने मेहपा पवार, ठीक है, मेहपा पवार ने, ठीक है, इन तीनों ने मिलकर किसकी हत्या कर दी, अपने महाराणा मोकल की। और हंसाबाई को डाउट अगर नहीं होता, ये इन पे संदेह नहीं करते तो राणा चुंडा कहीं जाते नहीं तो इनकी हत्या होती नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे। इनका जो पुत्र है महाराणा मोकल का पुत्र कौन है, इनका कुंभा। ठीक है,